गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इनसाइडर ट्रेडिंग। पहले थोड़ा सा इसका एक फर्स्ट ओवरव्यू ले लेते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। आगे हम और इसको थोड़ा इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स के साथ और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, इसमें और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जैसे कुछ एवोल्यूशन ऑफ द इनसाइडर ट्रेडिंग, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और करंट सिनेरियो क्या है। ठीक है, कुछ फ्यू रेगुलेशंस जो अभी तक हैं तो उसमें से कुछ रेगुलेशंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। जैसे ये इनसाइडर ट्रेडिंग जो 2 वर्ड से बना है, इनसाइडर एंड ट्रेडिंग। इनसाइडर कौन होते हैं? अगर हम अभी फ़िलहाल इसका थोड़ा सा आइडिया लें तो इनसाइडर कौन है? कंपनी के लोग। ठीक है, कंपनी के लोगों से जुड़े हुए लोग, कंपनी से जुड़े हुए लोग को हम कह सकते हैं कि इनसाइडर्स होते हैं। और सेकंड है इसका ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है? अब इनसाइडर्स जो है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। दैट इज़ ट्रेडिंग। अगर हम देखें, ट्रेडिंग इन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज़ लाइक बॉन्ड्स और स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है, तो इसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड जो स्लाइड है दैट इज़ रिलेटेड टू, अब इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल होती है कि इलीगल होती है। तो इसमें हम इनसाइडर ट्रेडिंग को दोनों तरीके से देख सकते हैं, वन इज़ लीगल एंड अदर इज़ इलीगल। ठीक है, अब लीगल इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? अब कोई कंपनी का इनसाइडर जब पब्लिक डोमेन में कोई इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करता है या अपना नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस का कुछ यूज़ करता है, ठीक है, स्पेकुलेट करता है या फिर वो ट्रेडिंग करता है। ट्रेडिंग जैसे कि शेयर्स को ख़रीदता है, शेयर्स को बेचता है, या अदर सिक्योरिटीज़ में जैसे कि बॉन्ड्स है, स्टॉक ऑप्शंस है, ठीक है, उसमें डील करता है। ठीक है, तो उसको हम इसको कहेंगे कि लीगल इनसाइडर ट्रेडिंग, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले ही पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, सेकंड इसके टाइप है इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग। इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग हम किसको बोलते हैं? जब अगेन कंपनीज और इनसाइडर्स की हम बात कर रहे हैं, जब इनसाइडर जो हैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। ठीक है, और उसका वो यूज़ करता है टू डील इन शेयर्स एंड टू डील इन अदर सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो उसको हम इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। और पब्लिक डोमेन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो वो है कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स विच आर मेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस, या इकोनॉमिक टाइम्स में किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन किसी कंपनी के बारे में पढ़ी, ठीक है, या कोई डेडिकेटेड बिजनेस चैनल है उसमें किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में जो है वो पता लगता है, तो ठीक है, उसको हम बोलते हैं जनरली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब जो लोगों को नहीं पता है उसको हम अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें और क्लैरिटी के लिए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें लीगल और इलीगल के बारे में ही इसमें हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले जैसे मैंने आपको लीगल की डेफिनेशन बताई है, कंपनी इसमें क्या कहा है? कंपनी इनसाइडर परचेजेस और सेल्स बेस्ड ऑन पब्लिक इन्फॉर्मेशन यूजिंग प्रॉपर प्रोसीजर्स। ठीक है, इसको लीगल कहा जाता है। इलीगल क्या है? कंपनी इनसाइडर मेकिंग ट्रेड्स बेस्ड ऑन प्राइवेट कंपनी इन्फॉर्मेशन। प्राइवेट कंपनी इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियल स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन कह लो, या अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अभी प्राइस सेंसिटिव अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम इलीगल कह रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए आपको लीगल का एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें एक इलीगल का एग्जाम्पल दे रखा है। लीगल का एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय को लगता है कि शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स जो हैं वो अंडर वैल्यू कर रहे हैं कंपनी के शेयर्स को, ठीक है, वो कम प्राइसेस पे ही जो है शेयर्स को बेच रहे हैं, लेकिन उसको लग रहा है कि कंपनी जो है ये टेम्परेरी एक फेज़ है, कंपनी जो है वो आगे अच्छा परफॉर्म करेगी, वो अपने शेयर्स को होल्ड करता है और अपने पोर्टफोलियो को और इंक्रीज़ करता है और शेयर्स को ख़रीदता है। ठीक है, इस नॉलेज के बेस पे, तो वो है लीगल इनसाइडर ट्रेडिंग। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय उसको किसी इनसाइडर से, मतलब कि इनसाइडर एम्प्लॉय भी इनसाइडर ही है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि किसी डायरेक्टर ने उसको इन्फॉर्मेशन दी बिकॉज दे हैव सम स्पेशल रिलेशनशिप टू कैश द मनी। ठीक है, तो हो सकता है कि उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, या उसको वैसे उसने किसी से इन्फॉर्मेशन सुनी हो रिलेटेड टू कंपनी जो अभी पब्लिश नहीं हुई है, जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दे रखा है मर्जर का, उसने सुना है कि एक मर्जर हो रहा है कंपनी का और बहुत बड़ी वो कंपनी है। ठीक है,
तो वो क्या करता है कि वो जो है कंपनी के शेयर्स को और ख़रीदता है। इस जानकारी का यूज़ करके, इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके वो अपने पोर्टफोलियो को और बढ़ाता है। ठीक है, अब इसने इस यहाँ पर एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी। दूसरे शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर्स ने इस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उनको जब इस इन्फॉर्मेशन का पता नहीं था। तो इलीगल इनसाइडर के केसेस में यहाँ पर पब्लिक को जो है वो डिसएडवांटेज पे रही है। ठीक है, और इनसाइडर जो है यहाँ पर एडवांटेज पे है। ठीक है, तो ये जो इसमें जो सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है, ये ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो, एक सबको जो है फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, इसके लिए जो है सेबी ने भी एफर्ट्स किया। और बहुत अगर हम और भी इससे रिलेटेड जो है लॉज जो है वो इफ़ेक्टिव हैं इसको, कि इनसाइडर ट्रेडिंग को किस तरह से रोका जाए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इससे आगे और चलते हैं। जैसे कि जो मैं रेगुलेशंस और लॉज की बात कर रहा हूँ वो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ द इनसाइडर ट्रेडिंग में, एवोल्यूशन ऑफ द इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा करंट सिनेरियो इसमें भी और भी डिस्कस किया गया है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एक कमेटी की बात करें, वो है 1948, दैट इज़ थॉमस कमेटी 1948। ठीक है, थॉमस कमेटी 1948 जो है, अब इन्होंने सबसे पहली बार जो है कुछ इंस्टेंसेस जो है वो नोटिस किए। जैसे इंस्टेंसेस दैट आर रिलेटेड टू लाइक, जैसे कि कुछ डायरेक्टर्स, कुछ एडवाइज़र्स, हम कह सकते हैं कुछ एजेंट्स जो है वो स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अनपब्लिश्ड स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर रहे थे टू डील इन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ जो है, इसको रोकने के लिए कुछ जो है किया जाए। ठीक है, ये आपका थॉमस कमेटी 1948 की थोड़ी सी रिकमेंडेशंस हम देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी मेन कमेटीज़ जो है इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो इसमें मैंने आपको बताई है। सच्चर कमेटी है 1979, पटेल कमेटी 1986, आबिद हुसैन कमेटी 1989। अब इन तीनों कमेटीज़ ने प्रपोज़ किया कि एक इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए एक अलग लॉ होना चाहिए, अलग रेगुलेशंस जो है वो होनी चाहिए। और जो भी कंपनीज एक्ट 1956 जो चल रहा है सेक्शन, उसके जो सेक्शन है 307 और 308, ठीक है, वो दे आर नॉट सफिशेंट टू डील विद द इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, कोई अगर इनसाइडर ट्रेडिंग इसमें कोई वायलेट कर रहा है तो उसको जो है रोकने के लिए ये जो सेक्शन है 1956 के, वो सफिशेंट नहीं है। ठीक है, अब इसमें अब 1992 में सबसे पहली जो है रेगुलेशन जो है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए आती है। ठीक है, वो उसका नाम है सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 1992। ठीक है, अब इसमें इन्हीं रेगुलेशंस में 2002 में अमेंडमेंट हुआ, 2008 में अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, और देन उसके बाद 2015 में ये जो रेगुलेशन थी सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन जो थी, दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015। ठीक है, उसके बाद सेबी ने इसी में 2015 में रेगुलेशंस में फिर अमेंडमेंट किया। ठीक है, जो कि इफ़ेक्टिव है 1 अप्रैल 2019 से। ये आपकी एक हमने अभी तक की लास्ट अमेंडमेंट हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, इस रेगुलेशन के अलावा जो है आपके सेक्शन 12A जो है सेबी एक्ट का, ठीक है, और आपका सेक्शन 195 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, वो भी इसको रोकने के लिए जो है वो एक प्रोविजंस जो है इसमें इन दो एक्ट्स में दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें बढ़ते हैं आगे। दैट इज़ सम केसेस विच आर रिलेटेड टू इनसाइडर ट्रेडिंग। यहाँ से और आपको क्लैरिटी थोड़ी सी इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में जो है पता लगेगी। जैसे कि इसमें 2 केस हम डिस्कस करेंगे। एक है राजा रत्नम, और दैट इज़ कनेक्टेड विद द रजत गुप्ता। एंड सेकंड केस है दैट इज़ सत्यम ग्रुप ऑफ कंपनी। सत्यम ग्रुप ऑफ कंपनीज में हमने एक इसके पूरे स्कैम के बारे में क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आपको वहाँ से भी जो है क्लैरिटी जो है इससे रिलेटेड आ जाएगी, वो कुछ चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, तो पहला केस जो हमने डिस्कस करना है इसमें वो है राजा रत्नम और रजत गुप्ता का। ठीक है, राजा रत्नम ने 90s में एक कंपनी शुरू की थी जो जिसका नाम था गैलियन ग्रुप। ठीक है, तो उसमें ये एक तरह से लार्जेस्ट हैज फंड मैनेजमेंट फर्म थी। ठीक है, तो और 2009 में ये जो है ये कंपनी जो है क्लोज हो गई। ठीक है, क्योंकि अब इसमें हम केस पढ़ते हैं इसका क्या है। अब राजा रत्नम जो है दैट इज़ टॉप 250 में जो है रिचेस्ट पर्सन जो है उस टाइम वो काउंट होता था।
ठीक है। हैज फंड के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको क्लासेस में भी थोड़ा डिस्कस किया था। हैज फंड क्या होता है? ये एक तरह से फंड है जो कैपिटल पूल करता है फ्रॉम हाई नेट वर्थ इनकम इंडिविजुअल्स से, ठीक है। उनके पैसे को जो है डिफरेंट एसेट्स में ये जो है ये फंड जो है लगाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अब रजत गुप्ता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रजत गुप्ता वन ऑफ द बिलियनियर ऑफ हिज टाइम, ठीक है। अब ये मैकेंजी एंड कंपनी के भी एमडी रह चुके हैं, जो एक तरह से बड़ी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंसल्टिंग फर्म है वर्ल्ड की, ठीक है। और इन्होंने जो है रजत गुप्ता जी ने जो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ भी काम किया और गोल्डमैन के साथ भी काम किया, ठीक है। इतनी बड़ी कंपनी से काम किया, इनके बोर्ड मेंबर्स ये रहे, ठीक है। और मैकेंजी एंड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की कैपेसिटी में इन्होंने काम किया, ठीक है। अब केस क्या है? और थोड़ा एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको रजत गुप्ता के बारे में दूँ कि ये को फाउंडर भी है आईएसबी हैदराबाद के, वन ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल्स इन इंडिया, ठीक है। तो अब केस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इन दोनों का केस क्या है? रजत गुप्ता, जैसे कि मैकेंजी एंड कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो रही थी, रजत गुप्ता भी उसमें बैठे हुए थे एज इन द कैपेसिटी ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो उसमें डिस्कस हो रहा था कि वॉरेन बफे जो है वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो $5 बिलियन की, ठीक है। अब रजत गुप्ता जी ने यहाँ पर ये डिस्कशन हो रही थी। जैसी बोर्ड मीटिंग ख़त्म होती है, रजत गुप्ता जी जो है अपने फ्रेंड को फ़ोन करते हैं, ठीक है। फ्रेंड कौन है? वो है राज राजा रत्नम जी को इन्होंने फ़ोन किया, ठीक है। उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन के बारे में उनको बताया, ठीक है। ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी, जो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी, ठीक है। और वो रजत गुप्ता जी ने इन्फॉर्मेशन जो है वो राज राजा रत्नम जी को प्रोवाइड कर दी, और राज राजा रत्नम जी ने इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ मतलब पब्लिक डोमेन में आने से पहले जो है उन्होंने जो है अपने पोर्टफोलियो को इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू बढ़ाया, मतलब शेयर्स को ख़रीदा, कंपनी के शेयर्स को ख़रीदा, और उससे ह्यूज प्रॉफिट्स जो है इन्होंने कमाए, ठीक है। अब यहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशंस हुई तो उसमें पता लगा कि ये 30 सेकंड की कॉल जो है रजत गुप्ता जी से रत्नम जी को गई थी, ठीक है। अब इसमें ये दोनों रत्नम एंड गुप्ता ये दोनों जो है इस केस में फंसे हैं, ठीक है। अब रत्नम जी को तो 11 साल की इम्प्रिजनमेंट हुई इस केस में, और रजत गुप्ता जी को 2 साल की इम्प्रिजनमेंट हुई। और रजत गुप्ता जी लास्ट जब थोड़ा सा टाइम रह गया था इम्प्रिजनमेंट का, उस टाइम जो है यूएस गवर्नमेंट ने इनको रिलीज़ किया, लेकिन हाउस अरेस्ट में इनको रखा गया। इनके हाथ में एक बैंड लगाया गया, ठीक है। और जहाँ भी अगर कहीं भी घर से इधर उधर ये कहीं लोकेशंस पे जाते थे, उसको ट्रेस किया गया, गवर्नमेंट ने भी ट्रेस किया, और हम कह सकते हैं नियर पुलिस स्टेशन ने भी जो है उनकी लोकेशंस को ट्रेस किया, ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा इसके इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में इस केस से आपको जो है थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। सेकंड केस जो है वो है सत्यम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का, ठीक है। सत्यम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जब हम स्कैम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें हमने थोड़ा सा इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है। क्या केस था? इसमें एक और स्लाइड है थोड़ा सा इससे रिलेटेड ही जो हम डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे कि इसमें क्या लिखा गया है कि 5 लाख रुपीज़ का फाइन हुआ ऑन अ सीनियर ऑफिशियल ऑफ द सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज, ठीक है, फॉर नॉट क्लोजिंग द ट्रेडिंग विंडो इन टाइम, ठीक है। जब सत्यम जो है वो एक और कंपनी को ख़रीदना चाहते थे, दैट इज़ योर मेटाज इंफ्रा, जो रामलिंगा राजू मतलब जो कहेंगे तो उसके ही एक तरह से चिल्ड्रंस की वो कंपनी थी, चिल्ड्रन की कंपनी थी, ठीक है। उसको जब वो ख़रीदना चाहते थे, और फिर जब शेयर होल्डर्स ने, ठीक है, उस पर जो है उसको अपोज़ किया, ठीक है, तो उसको कैंसिल भी कर दिया गया, ठीक है। अभी ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी या कंपनी की और दूसरी जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ थी वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी, ठीक है। वो स्टॉक एक्सचेंज को नहीं बताया गया था, ठीक है। और इसमें
प्रॉब्लम ये जो सीनियर ऑफिशियल जो जो फंसे हैं इसमें, वो थे जी जयरामन, जो कंप्लायंस ऑफिसर थे सत्यम के, ठीक है, दैट इज़ अगेन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उनकी उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो जो ट्रेडिंग विंडो है उसको उस टाइम के लिए जो है बंद किया जाए, ताकि जो इनसाइडर जो है वो ट्रेडिंग ना कर पाए, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। पर जयरामन जी ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। लोगों जो एम्प्लॉयज़ के पास या डायरेक्टर्स के पास जो शेयर्स थे, उन्होंने वो शेयर्स बेच दिए, पब्लिक डोमेन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं गई, ठीक है। अगर पब्लिक डोमेन में भी इंफॉर्मेशन जाती तो दूसरे शेयर होल्डर्स का पैसा बच सकता था, ठीक है। अब 2009 में रामलिंगा राजू ने, ठीक है, जो कि चेयरमैन थे सत्यम के, उन्होंने अनाउंसमेंट की, ठीक है, या एक लेटर भेजा, ठीक है, इस केस में अपने फ्रॉड के बारे में उन्होंने कन्फेशन किया इसमें, ठीक है। और कुछ और भी फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज जो है सत्यम की उसके बाद आई, ठीक है। तो उससे सत्यम के जो शेयर प्राइसेस थे वो गिर गए और लोगों का पैसा डूब गया, ठीक है। अब सत्यम ग्रुप ऑफ कंपनीज तो अपना 2000 से लेकर 2009 तक, जब तक जो है ये कंपनी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, तब तक तो है ये बहुत बढ़िया, एक तरह से हम कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दिखा रहे थे, प्रॉफिट्स को दिखा रहे थे, ठीक है। हमने डिस्कस किया है क्लास में भी इसके बारे में कि कितनी बढ़िया कंपनी थी, ठीक है। कौन कौन से अवार्ड जो है इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एंड अदर इसके चेयरमैन को अवार्ड जो मिले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वहाँ से आइडिया आप इसमें ले सकते हैं। तो इस केस में जो है यहाँ पर जो है इनसाइडर ट्रेडिंग में सत्यम के एम्प्लॉयज़ भी फंसे हैं और इनका कंप्लायंस ऑफिसर भी इसमें जो है वो कन्विक्ट हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये दो केस जो है हमने इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड जो है थोड़ा डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है, दैट इज़ योर रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ इनसाइडर। अब इनसाइडर स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको जो है ब्रीफ एक सिंपल लैंग्वेज में थोड़ी सी इनसाइडर की डेफिनेशन बताई थी, लेकिन जो प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग से भी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन है, ठीक है, 2015 एंड जो इसमें जो है अमेंडमेंट्स हुई है उसके हिसाब से जो डेफिनेशन इनसाइडर की बनती है वो रेगुलेशन 2D और 2G में बता रखी है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम रेगुलेशन 2G की बात करें तो इसमें इनसाइडर में इन्होंने कहा है कि वो कनेक्टेड पर्सन, या जैसे 2G1 है उसमें बोला है कि कनेक्टेड पर्सन, और 2G2 में कहा है कि इन पोजेशन ऑफ और हैविंग एक्सेस टू UPSI, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अभी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की भी मैं आपको जानकारी जो है इस लेक्चर में दूंगा अभी, ठीक है। तो इसमें जो कनेक्टेड पर्सन है, देखो 2G में जो है कनेक्टेड पर्सन और ऐसा कोई आदमी जिसके पास जो है वो उसकी एक्सेस हो, मतलब किसी एक्सेस हो, UPSI की एक्सेस हो, ठीक है, वो 2G में बताया गया है। अगर हम थोड़ा 2D के बारे में बात करें तो इसमें इस 2D में जो है कनेक्टेड पर्सन से ही रिलेटेड, कनेक्टेड पर्सन को ही डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब कनेक्टेड पर्सन में इन्होंने जो 2D1 है उसमें कहा है कि डायरेक्टर या शैडो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, या हम कह सकते हैं ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या कोई भी बिजनेस से रिलेटेड जिसका प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप हो, टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, ठीक है, और हु एक्सपेक्टेड टू हैव UPSI, तो उसको जो है हम कनेक्टेड पर्सन में इसमें काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी में 2D में ही जो सेकंड जो है इसकी एक रेगुलेशन है, ठीक है, वो है दैट इज़ रिलेटेड टू डीम्ड कनेक्टेड पर्सन। अब डीम्ड कनेक्टेड पर्सन हम किसको कह रहे हैं, यहाँ पर जो इन्होंने इंक्लूड किया है दैट इज़ योर सब्सिडरी कंपनी या ट्रस्टी कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, या अगर हम कह सकते हैं एम्प्लॉई या डायरेक्टर ऑफ कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज या शेयर ट्रांसफ़र एजेंट इसमें लिखा गया, या रजिस्ट्रार टू इशू, ठीक है, या ब्रोकर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, या इन सब का कनेक्टेड पर्सन और डीम्ड कनेक्टेड पर्सन के रिलेटिव्स, वो सारे जो है इसमें इनसाइडर्स में कहे गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है वो आपकी है दैट इज़ रिलेटेड टू योर अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जो कि रेगुलेशन 2N में जो है उसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से पहले जो है हम एक और स्लाइड देख लेते हैं जो थोड़ा सा हैंड रिटन मैंने बनाई है। पहले हम इसमें देखेंगे कि प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है।
प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जिसका हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमने ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, शेयर्स, कंपनी की वैल्यू पे फ़र्क पड़ रहा हो, शेयर्स पे के प्राइसेस पे फ़र्क पड़ रहा हो, या अदर सिक्योरिटीज़ के भी हम कह सकेंगे कि उनमें भी कुछ चेंजेस आ रहे हों, ठीक है, तो उसको प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर भी मैंने वही थोड़ी सी वो डिस्कस कर रहे हैं कि अनपब्लिश्ड और पब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में इसमें लिखा है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कंपनी और इट्स सिक्योरिटीज़ दैट इज़ नॉट जनरली अवेलेबल, ठीक है। अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन जो जनरली अवेलेबल नहीं है, लोगों को जिसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन कौन सी है? इन्फॉर्मेशन दैट अगेन रिलेटिंग टू अ कंपनी और इट्स सिक्योरिटीज बट दैट इज़ जनरली अवेलेबल, जो कि लोगों को भी पता है जिसके बारे में, ठीक है। तो वो आपकी पब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। अब इस प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आती है, कुछ फ्यू एग्जांपल्स मैंने आपको इसमें नीचे डिस्कस किया है, जैसे कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। कंपनी ने अपने पीरियडिकली जो जैसे कंपनी जो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है शो करती रहती है, ठीक है। कभी अगर मान लो कंपनी प्रॉफिट्स शो कर रही है तो उसके लिए जो शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स और अट्रैक्ट होते हैं कि कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है, ठीक है, वो और ज़्यादा शेयर्स को खरीदेंगे, ठीक है, या अपने कुछ जो शेयर्स खरीद रखे होंगे उनको होल्ड करेंगे, ठीक है, वो प्राइस उसका हो सकता है इंक्रीज़ होने देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी एक स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है डिविडेंड्स, ठीक है। कंपनी डिविडेंड्स को डिक्लेयर कर रही है, पेमेंट कर रही है, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा साइन होता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छा कर रही है, ठीक है, एक अच्छी गुडविल जो है कंपनी की बन रही है, और इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स भी जो है उसके लिए वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, उसके शेयर्स को खरीदने के लिए या अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर, ये भी एक स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अब कंपनी जो है अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो उसके लिए जो है एक तरह से दो कैपिटल का यूज़ कर रही है, एक डेट कैपिटल का यूज़ करती है, एक इक्विटी कैपिटल का यूज़ करती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंपनी जो है हैवली डेट फाइनेंसिंग करेगी, ठीक है, तो उसके लिए भी दैट ऑल्सो पोजेस रिस्क्स टू द इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने जितना इतना उधार ले लिया है उसको वापस भी तो करना है, ठीक है। तो उस केस में भी तो है थोड़ा सा, अब यहाँ सबसे पहला क्लेम तो अगर हम बैंकरप्सी की बात करते हैं तो वो अगर वो लैंडर्स और क्रेडिटर्स का बनता है, उसके बाद जो है वो दूसरे अगर हम कहें इक्विटी का शेयर होल्डर्स का बन रहा है, पब्लिक का बनता है, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर में है कि एक ऑप्टिमम लेवल जो है कैपिटल स्ट्रक्चर का होना चाहिए, इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल का, ठीक है। नेक्स्ट है मर्जर्स, कोई दो बड़ी कंपनीज जो है आपस में मर्ज कर रही है, ठीक है, तो उसका भी एक तरह से मार्केट में एक पॉजिटिव जो है वाइब्स जाती है, ठीक है। वो इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स यहाँ भी अट्रैक्ट होते हैं कंपनी के लिए, ठीक है, उसके शेयर्स को खरीदने के लिए, ठीक है। देन डी मर्जर हो रहा हो, कोई बड़ी कंपनी अलग हो रही हूँ, ठीक है, उसका थोड़ा सा अगर हम देखें तो नेगेटिव वाइब्स जो है वो मार्केट में जाएगी, और हो सकता है कि शेयर होल्डर जो है वो इसके शेयर्स को जो है वो बेचें, ठीक है, और अपने पैसा किसी और कंपनी के शेयर्स में लगाएं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, पर ये जो शेयर मार्केट है वो स्पेकुलेशंस पे चलती है, ठीक है। वो इन्वेस्टर जो है अपने हिसाब से जो है इसमें बिहेव करते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए कुछ मैं इसमें बता रहा हूँ। एक्विजिशन है, किसी एक बड़ी कंपनी को भी अगर हम देखें, किसी और दूसरी कंपनी को जो है कोई कंपनी जो एक्वायर करती है, बहुत अच्छी एक ग्रोइंग प्रोस्पेक्टिव कंपनी है, ठीक है, तो उसको एक्वायर कर रही है और इन्वेस्टर्स को पता लगता है, तो हो सकता है कि वो जो है ये भी एक जो है फेवरेबल रहता है इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें देखा चेंज इन KMP, ये आपके की मैनेजेरियल पर्सनल्स। की मैनेजेरियल पर्सनल्स कौन होते हैं? कुछ एग्जांपल्स इसमें मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, या मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है। एक हो सकता है कि एक कंपनी में
कोई कंपनी से कोई एक जानदार और शानदार लीडरशिप जो है वो छोड़कर जा रही हो, तो उसका भी एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हो सकता है कि मार्केट में पड़े। शेयर होल्डर्स भी थोड़ा सा जो है अपना पैसा जो है निकालने की कोशिश करें ऐसी कंपनी से, ठीक है। या कोई अच्छी लीडरशिप जो है, जानदार लीडरशिप और शानदार लीडरशिप जैसे पहले बात की है, वो कंपनी में आना चाहती है, ठीक है, तो वो आ रही है, तो उससे भी एक इम्पैक्ट जो है शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स पे अच्छा पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ प्राइस सेंसिटिव, जो प्राइस जो है, जिस इंफॉर्मेशन का प्राइस रिलेटेड, तो चाहे शेयर है चाहे सिक्योरिटीज है, उसके प्राइस पे जो है फ़र्क पड़ता है, उसको हम प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है दैट इज़ रिलेटेड टू योर ट्रेडिंग प्लान। अब ट्रेडिंग प्लान क्या है, दैट इज़ अभी अब डिस्कस करेंगे। वो इसके जो रेगुलेशंस जो है इस ट्रेडिंग प्लान से डेडिकेटेड है वो है 5.1 एंड 5.2, ठीक है। अब जो 5.1 आपकी जो है इसमें रेगुलेशन है, उसमें क्या कहा गया है कि एक एम्प्लॉइज़ ने अगर ट्रेडिंग करनी है इन शेयर्स में या अदर सिक्योरिटीज़ में डील करना है, तो वो ट्रेडिंग प्लान जो है कंप्लायंस ऑफिसर को बताए। कंप्लायंस ऑफिसर जो है उसको वो अप्रूव करेगा पहले, ठीक है। फिर और वो इंश्योर भी करेगा कि कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिसयूज़ ना हो रही हो जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। वो आपका वो रेगुलेशन जो है 5.1 जो है इसलिए डेडिकेटेड है। नेक्स्ट जो इसमें रेगुलेशन है ट्रेडिंग प्लान से रिलेटेड वो है आपकी 5.2, ठीक है। अब ये जो ट्रेडिंग प्लान जब एम्प्लॉइज़ ने दिए या डायरेक्टर ने दिए कंपनी के, ठीक है, अपने, जब ये फिर उसको जो कंप्लायंस ऑफिसर है वो जो है वो पब्लिक को डिस्क्लोज करे, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को बताए, ठीक है। तो और जब डिस्क्लोजर होगा उसके 6 महीने तक जो है कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी ऑफिसर जो है वो उस ट्रेडिंग प्लान को एक्टिवेट नहीं कर सकता है, ठीक है। ये इसमें जो है एक तरह से मैंडेटरी जो है रेगुलेशन 5.2 में ये चीज़ बताई है, ठीक है। और इसको एक्टिवेट भी नहीं कर सकता है और इससे डेविएट भी नहीं हो सकता है कि जो उसने जो है ट्रेडिंग प्लान में जो भी जानकारी दी होगी, कितने शेयर्स खरीदने क्या है, ठीक है, कितने शेयर्स बेचने हैं, व्हाटएवर, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है इसमें नेक्स्ट जो रेगुलेशन है 7.2 दैट इज़ रिलेटेड टू डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। 7.2 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर जो ट्रेड की जो वैल्यू है वो मॉनेटरी थ्रेशोल्ड जो है 10 लाख रुपए का, उससे ज़्यादा जाती है इन वन कैलेंडर क्वार्टर हम 3 महीने का अगर हम देख रहे हैं, तीन महीने का क्वार्टर होता है, ठीक है। तो उसमें जो है अगर 10 लाख से एक्सीड करेगी तो वो जो है स्टॉक एक्सचेंज को जो है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी विदिन 2 ट्रेडिंग डेज, ठीक है। 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर जो है अगर वो वैल्यू जो है 10 लाख से ऊपर वैल्यू जो है ट्रेड की वो जाती है तो स्टॉक एक्सचेंज को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो मैंने आप डिस्कस किया, कुछ ब्रीफ इसमें आपको जो डिस्कशन हमारी हुई है दैट इज़ योर जो आपका लास्ट टॉपिक है ऑफ योर सिलेबस, सॉरी लास्ट टॉपिक नहीं बट सेकंड लास्ट टॉपिक जो है आपके सिलेबस का। इसके बाद एक टॉपिक और रह गया है दैट इज़ रिलेटेड टू योर विसल ब्लोइंग मैकेनिज़्म, ठीक है, वो हम फर्दर लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। और इसके जो कुछ नोट्स हैं वो भी मैं आपके ग्रुप में जो है अभी शेयर करूँगा इस वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर।